नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवाइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है ऑडी की Q2। और ये गाड़ी जितने भी इस तरह के लग्जरी कार मेकर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा किफ़ायती है, सबसे ज़्यादा इजी एंट्री पॉइंट है आपके लिए अगर आप एक प्रीमियम जर्मन गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो। अब ये तो एक बात हो गई। Q सीरीज़ जो है ऑडी की, ये उनके जो SUVs हैं उनको संबोधित करती है और Q3 अब तक इंडिया में बिकता था जो उनका सबसे छोटा प्रोडक्ट था और उसके नीचे ये Q2 है। अब अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आपको ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक बड़े हैच की तरह, एक क्रॉसओवर जैसा ज़्यादा नज़र आएगा। ये गाड़ी मैं अंदर से रिव्यू स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है, इसका जो ड्राइव फील है, ये बड़ा ज़बरदस्त है और इस गाड़ी का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये इसका हाईलाइट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी का जो रिव्यू है ये हम इसके परफॉर्मेंस के साथ चालू करें। अब यार परफॉर्मेंस नंबर्स की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको इसका एक साउंड ट्रैक सुना दूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें जो एक मफल्ड स्पोर्टी साउंड है, मेरे ख्याल से इस तरह की कम कीमत वाली गाड़ी के लिए इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट और इस तरह का एक मफल्ड स्पोर्टी साउंड आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा। एक प्रॉपर पेट्रोल इंजन है, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है। TFSI 190 PS का पीक पावर आपको मिलता है और ये पावर बनता है 4200 और 6000 RPM के बीच में और पीक टॉर्क बनता है 320 न्यूटन मीटर्स का 1500 और 4180 RPM के वाइड बैंड में। तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। बीच में जो इसका मिड रेंज है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है और ये गाड़ी चला करके आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। ये गाड़ी छोटी ज़रूर है लेकिन इसे चलाने में जो मज़ा आता है वो कुछ बड़ी गाड़ियों में भी आपको नहीं आएगा। इसका 0 to 100 सब 7 सेकेंड्स है और ये वाकई में बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करती है। अब यहाँ पर जो स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग भी सही भार लिए हुए है। अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल तो ये नहीं है, BMW के जो स्टीयरिंग्स होते हैं वैसा एकदम नेचुरल तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी इन्वॉल्विंग है। जनरली जो ऑडी के स्टीयरिंग्स होते हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर है और जब आप इसे तेज़ रफ्तार पर कॉर्नर्स पे चलाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये गाड़ी चला करके बहुत मज़ा आया। और एक जो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि एक छोटी लो कॉस्ट गाड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, जिससे कि आपको ज़बरदस्त ग्रिप मिलती है, बेहतरीन लॉन्च मिलता है और एक्सेलरेशन जो है वो आपको पूरी ग्रिप के साथ मिलता है। अराउंड कॉर्नर्स भी आपको ज़बरदस्त ग्रिप मिलेगी चारों ही टायर्स पे। तो अगर आप एक इन्वॉल्विंग कार ढूंढ रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली डिलाइट करेगी। इन सब चीज़ों के अलावा एक बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि ये बड़ा 2 लीटर टर्बो इंजन जो है ये पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी एफिशिएंट भी है। अब यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट बटन मिलता है जिससे आप ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो और डायनामिक मोड्स के अलावा इंडिविजुअल मोड भी मिलता है। अब अगर इंडिविजुअल मोड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप इंजन, गियरबॉक्स और स्टीयरिंग को ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सस्पेंशन की डैम्पिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटअप है। तो ये जो मोड्स हैं इनमें से आप अगर एफिशिएंसी चूज़ कर लेते हैं तो मैंने देखा कि ये गाड़ी सिटी में भी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको देती है और इनफैक्ट स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में भी ये आपको लगभग 16-17 तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, जो कि बेहतरीन है इस तरह के एक पावरफुल इंजन के लिए। अगर आप इसे नॉर्मल मोड जैसे कि कंफर्ट मोड में चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सिटी में 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देगी और हाईवे पर आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन एफिशिएंसी मोड में ये आपको 19 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। नॉर्मल मोड्स में अगर आप चला रहे हैं, सपोज कीजिए कंफर्ट मोड में चला रहे हैं, तो भी आपको 16-17 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ये देगी, जो कि एक 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन है। इसकी ARA एफिशिएंसी हमको नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसे बहुत तेज़ भी चलाएंगे तो भी आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी ऐसी देगी जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है और सस्पेंशन बहुत ही खूबसूरती से सेटअप किया गया है। न सिर्फ ये ख़राब रास्तों को बहुत अच्छे से अपनी स्ट्राइड में लेता है, ज़रा फर्म है लेकिन अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके साथ ही इसका जो स्लाइट फर्मनेस है ये आपको बहुत रीएश्योरेंस देता है। इसे जब आप तेज़ चलाते हैं, घुमावों पर चलाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत रीएश्योरेंस देता है। एक इन्वॉल्विंग स्टीयरिंग मिलता है यहाँ पर आपको और क्वाट्रो के साथ साथ जो एक अच्छा सस्पेंशन है यहाँ पर, ये आपको एक ऐसी गाड़ी देता है जिसे न सिर्फ आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ जब आप इसे वीकेंड पर एक फन ड्राइव पर लेकर के जाते हैं तो आपको टोटली डिलाइट करती है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर जो दूसरे SUVs होते हैं उनसे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ज़रा नीचे है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी छोटी है। वेट यहाँ पर सिर्फ लगभग 1500 kgs है। तो वो सारी चीज़ें इसे एक ज़्यादा इन्वॉल्विंग, ज़्यादा लाइटर, ज़्यादा फन कार बनाने में एक और रोल अदा करती है। तो आपको अगर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत फन टू ड्राइव हो तो ये मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली डिलाइट करेगी। इंसुलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाहर की किसी तरह की कोई आवाज़ अंदर नहीं आती है और एक सॉलिड फील आपको मिलती है इस गाड़ी पर। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में, इंडियन कंडीशंस में जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसे एक सॉलिड फील मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे होता है, वो डेलिकेट लगती हैं
लेकिन ये ऐसा लगता है कि काफ़ी सॉलिड है। अब ये गाड़ी है प्रॉपर्ली यूरोप के लिए बनी हुई, लेकिन इन कंडीशंस पे भी बहुत अच्छे से चलती है। तो एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज लगा मुझे ये। यहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशन 7 स्पीड DSG है ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। ये ट्रांसमिशन अपनी तरह के फास्टेस्ट ट्रांसमिशंस में से एक है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। और ये गियर सेलेक्टर जो है, यहाँ पर आपको ड्राइव और स्पोर्ट मोड के अलावा मैनुअल भी मिलता है, तो वहाँ पर जाकर के आप मैनुअली शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से ये पैडल शिफ्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव फील यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आपको एक फ़न टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए तो मेरे ख्याल से जो एंट्री पॉइंट यहाँ पर ऑडी ने दिया है उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। आप इसके साइज़ पर मत जाइए, आप इस गाड़ी की जो पोजीशनिंग है उस पर मत जाइए। ये काफ़ी अच्छा पैकेज है और अपनी प्राइस के हिसाब से फॉर द ड्राइविंग एंथुसियास्ट ये आपको डेफिनेटली डिलाइट करेगा। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग भी मिलते हैं। ऑडी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो सेफ्टी नेट है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट है, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल मेरे ख्याल से फॉर दोज जिनको एक बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए दिखाने के लिए, जिन्हें एक गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी से मतलब है, उन लोगों को ये गाड़ी बहुत ही रास आएगी। अगर फन टू ड्राइव एलिमेंट एक कम कीमत में नई गाड़ी में आप ढूंढ रहे हैं तो ये जर्मन गाड़ी मेरे ख्याल से उल्लेखनीय है। आपको डेफिनेटली इसे एक टेस्ट ड्राइव देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की, और अगर आप डिज़ाइन की भी बात करें तो ये जो गाड़ी है दूसरी क्यू कार से काफ़ी अलग है। और ऑडी ने जब Q2 को बनाया तो इसे इस सेगमेंट की जो सेगमेंट यानी कि क्यू रेंज की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे काफ़ी अलग रखने की कोशिश करी। और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक समझ भी आएगी। आप चाहे इसके ग्रिल का ट्रीटमेंट देख लें, चाहे आप इसे ज़रा यहाँ साइड से अगर देखें तो ये जो ख़ास तौर पर लाइन है, ये 3 डायमेंशनल किस्म की लाइंस, ये जो लाइन यहाँ से आती है ये 2 भागों में विभाजित होकर के एक पैरेललोग्राम सा बनाती है और पीछे जाकर के फिर कनेक्ट होती है। तो ये जो कुछ लाइंस हैं और इस गाड़ी का जो स्वरूप है, चाहे आप इसके जो व्हील आर्चेस हैं ये भी देखें तो ये भी कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। इसका जो हेडलैम्प है ये भी आपको कुछ अलग नज़र आएगा। और नीचे यहाँ पर भी अगर आप लोअर सेक्शन जो है बम्पर का यहाँ पर देखेंगे तो ये जहाँ पर जनरली एयर डैम होते हैं, ये स्टाइलिंग भी कुछ अलग तरीके से की गई है। तो ये जो गाड़ी है ये मेरे ख्याल से अगर आप इसे देखेंगे तो एक बड़े SUV की तरह नज़र नहीं आती है, एक थोड़ा सा मस्कुलर बड़ा हैचबैक बन के सामने आती है। और ये आप इसे चाहें तो इसे क्रॉसओवर कह लें, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं वो ये है कि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 190-200 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से चल सकती है और इंडियन कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है। अब यहाँ पर अगर आप इस ग्रिल को देखेंगे तो ये आपको ऑल ब्लैक ग्रिल नज़र आएगा। यहाँ पर इसकी लाइनिंग जो है ये ग्लॉस ब्लैक में फिनिश की गई है। ऑडी 4 रिंग्स और यहाँ पर आपको क्वात्रो की बैजिंग मिलती है, यानी कि यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव है तो ट्रैक्शन आपको ज़बरदस्त मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल व्हील ड्राइव है ये गाड़ी तो आप इसे सॉफ्ट रोडिंग के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक 2 व्हील ड्राइव से ज़्यादा बेहतर है ये गाड़ी अगर आप इसे ख़राब कंडीशंस में भी लेकर के जा रहे हैं तो। बट ओवरऑल ये जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है ये कंडीशंस जैसे कि स्नोई कंडीशंस या वेट कंडीशंस वहाँ पर इस गाड़ी को ग्रिप प्रदान करने में ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर हेडलैम्प्स ऑल LED हैं और यहाँ पर आपको DRL भी नज़र आएगी, देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो नीचे बम्पर का स्टाइलिंग है ये काफ़ी अलग किया गया है। सामने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इसके अलावा जो ये बॉनेट है यहाँ पर भी आपको ये 2 प्रोनाउंस्ड क्रीजेज़ नज़र आएंगी जो कि इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्टाइलिंग है उसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच करती है। इसकी लेंथ 4.3 मीटर से ज़रा ज़्यादा है जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs होते हैं उससे ज़रा ज़्यादा लंबा बना देती है इसको। और यहाँ पर ये जो व्हील्स आप देख रहे हैं ये व्हील्स आपको मिलते हैं 17 इंच और 215 सेक्शन टायर्स। यहाँ पर मिशलिन के टायर्स लगे हैं और इन टायर से ग्रिप आपको बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर ये व्हील्स जो आप देख रहे हैं ये टॉप वेरिएंट्स वाले व्हील्स हैं। आपको लोअर वेरिएंट्स में अलग अलॉयज़ मिलेंगे, उनका डिज़ाइन कुछ अलग है। ये प्रीमियम व्हील्स हैं, ये टॉप ऑफ द लाइन S लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको S लाइन की बैजिंग मिलती है। ब्लैक कलर्ड ORVMs विद LED ब्लिंकर्स और आपको मिलती है एक बड़ी सनरूफ। यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ नहीं है लेकिन सनरूफ का साइज़ अच्छा खासा है तो ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। इसके अलावा शार्क फिन एंटेना आपको नज़र आएगा। और अगर आप स्टाइलिंग देखेंगे साइड से तो जो डोर्स हैं ये नीचे तक जाते हैं, सिल्स को पूरी तरह से कवर करते हैं जिससे कि अगर आप गाड़ी से उतर रहे हैं तो आपकी ड्रेस जो है गंदी ना हो। ये जो नीचे क्लैडिंग जैसा दे करके रखा है ये इसको बॉडी कलर में ही दे करके रखा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट, प्रीमियम, प्रीमियम 1, प्रीमियम 2 और उसके बाद जो टॉप ऑफ द लाइन है उसे टेक पैक कहा जाता है। अब यहाँ पर प्राइसेस जो हैं और हर वेरिएंट में क्या मिलता है वो आपको मैं कुछ देर में बताऊंगा और ये जानने वाली बात है क्योंकि प्राइस जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। बी पिलर पूरी तरह से ब्लैकड आउट है
और रूफ लाइन अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से पीछे की तरफ ड्रॉप हो रही है ताकि इसे एक स्पोर्टी आकार मिल सके। तो जो हेडरूम है अंदर ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेकिन फिर भी पीछे काफ़ी लंबे लोग भी बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। एक और स्टाइलिंग एलिमेंट जो है वो ये है कि इसका जो सी पिलर है बहुत ज़्यादा थिक है और यहाँ पर किसी तरह का कोई क्वार्टर पैनल नहीं दिया गया है। एक छोटा क्वार्टर पैनल जो कि इंटीग्रेटेड है यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन सी पैनल में आपको किसी तरह का कोई क्वार्टर पैनल नहीं मिलेगा और ये काफ़ी थिक, काफ़ी चंकी नज़र आता है। उसके बाद आपको ये रूफ माउंटेड स्पॉइलर मिलेगा विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वॉश वाइप विद डीफॉगर और यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक रियर व्यू कैमरा। 40 TFSI है, क्वात्रो और ये Q2 है तो Q2 की बैजिंग। लाइटिंग पूरी तरह से LED है, तो जो लाइटिंग है यहाँ पर किसी तरह के कोई बल्ब्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ओवरऑल जो लाइटिंग है, सामने आप हेडलाइट्स ले लें या पीछे टेल लैंप्स ले लें, ये सभी पूरी तरह से LED हैं और ये एक विशिष्ट लुक लिए हुए हैं जो कि Q2 को परिभाषित करता है। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि नीचे वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक है और आपको ट्विन मफलर एग्जॉस्ट मिलता है जो देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है और इसके ऊपर ये आपको एक ग्लॉसी लुक वाला इंसर्ट भी मिलेगा। पीछे पार्किंग सेंसर्स हैं, आगे भी पार्किंग सेंसर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा जो आजकल कुछ सस्ती कारों में भी आता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये जानने योग्य बात है। तो ये एक ऐसी फीचर है जो यहाँ पर होती मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये काफ़ी महंगी कार है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल मेरे ख्याल से इस तरह की महंगी कारों में आनी चाहिए। ओवरऑल हो सकता है कि इस गाड़ी की जो स्टाइलिंग है ये आपको ऐसी ना लगे कि ये एक SUV है, ये एक बड़े हैचबैक जैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी ये अपनी एक विशिष्ट स्टाइल लिए हुए है। ये जो है इस गाड़ी की अपनी एक पर्सनैलिटी है और भले ही लुक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग ना हो, लेकिन इस गाड़ी की जो असली क्वालिटी है वो है इसका ड्राइव फील, इसका परफॉर्मेंस, और वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। और उससे पहले हम लोग ये चाबी देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्लिप आउट की मिलती है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चाबी अंदर की स्लॉट में डालनी होगी। चाबी आपको जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज़ के बटन्स मिलते हैं। बूट रिलीज़ की बात हो रही है तो चलिए मैं आपको इसका बूट भी दिखा देता हूँ। अब बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है 355 लीटर्स का। इंटरनेशनली ये स्पेस ज़रा ज़्यादा है क्योंकि शायद वहाँ पर आपको स्पेयर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस सेवर स्पेयर भी मिलता है। लेकिन 355 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो है एक छोटी फैमिली के लिए, एक वीकेंड हॉलीडे पर जाने के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सूटकेस आ जाएगा और 2 ओवरनाइटर्स विद अ फ्यू स्मॉल बैग्स आप आराम से यहाँ डाल सकते हैं। पार्सल ट्रे हटा करके ये स्पेस और ज़रा बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये 2 हुक्स भी नज़र आएंगे, एक लाइट यहाँ पर आपको नज़र आएगी और इसके अलावा ये यहाँ पर आपको एक नेट नज़र आएगा जिसे आप इन हुक्स में डाल करके कुछ चीज़ों को रोल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नीचे जैसा मैंने आपको बताया था आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर मिलता है, तो ये जो स्पेस सेवर स्पेयर है इसे आप केवल इमरजेंसीज़ में यूज़ कर सकते हैं और ये एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट टायर नहीं है। इसके अलावा कुछ छोटा स्पेस आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। तो ओवरऑल ये जो बूट स्पेस है ये ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंशनेबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक यूजेबल बूट स्पेस है। अब जैसा मैंने आपको बताया, आपको गाड़ी में एंटर होने के लिए चाबी जेब से निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई बटन भी दबाना नहीं पड़ेगा, डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। और चलिए इसका डोर पैनल हम लोग पहले देख लेते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सॉफ्ट टू टच है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टू टच लेदर मिलता है विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। यहाँ पर एक ग्रे कलर का इंसर्ट विद सैटिन सिल्वर फिनिश। डोर पुल्स जो है ये भी सैटिन सिल्वर। और यहाँ पर मिलते हैं आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स फॉर ORVMs विद हीट फंक्शन। तो आपके जो ORVMs हैं ये हीटेड रहेंगे। बारिश में अगर आप चला रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं होगी। सारे ही जो बटन्स हैं ये बड़े प्रीमियम क्वालिटी के हैं विद सैटिन सिल्वर इंसर्ट्स। और आपको सारे जो बटन्स हैं ये ऑटो अप और डाउन पावर्ड विंडोज़ के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप 1 लीटर की वाटर बॉटल बड़े आराम से डाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अकेली दिक्कत मुझे यहाँ पर है वो ये है कि ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये ऊपर से नीचे आते ही यहाँ पर ज़रा सख्त हो जाती है। हालांकि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल से और ज़रा बेहतर हो सकता था। रूफ लाइन सफिशिएंटली हाई है, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी शिकायत वाली बात बता दूं, और वो ये है कि ये जो सीट्स हैं ये भले ही बड़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिला है। और ये टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ी है इसमें भी आपको ये नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक शिकायत का सबब है। इस तरह की महंगी गाड़ियों में अगर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ना मिले, जब आपको बहुत सस्ती गाड़ियों में भी आजकल वो मिल रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये जो सीट हाइट है यहाँ पर ये मैनुअली ही एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, और इसे आप 4.5 भी मैनुअली ही कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो अक्षम्य है और ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ये S लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ये S बैजिंग मिलती है और जो रिक्लाइन एंगल है उसे भी
एडजस्ट करने के लिए आपको ये नॉब मिलता है, जो नॉर्मल लेवर मिलता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एक और जो मुझे शिकायत है वो ये है कि भले ही मैनुअल हो लेकिन कम से कम मैनुअल लंबार सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल बहुत सस्ती गाड़ियों में आ रही हैं और वो ज़माना ख़त्म हो गया है जब प्रीमियम गाड़ियाँ इस तरह की फ़ीचर्स दिए बिना सर्वाइव कर सकती थी। प्रीमियम कार मेकर्स को ये सोचना होगा कि अगर वो इतना पैसा ले रहे हैं तो इस तरह की कॉमन जो फीचर्स हैं ये ज़रूर अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करवाएं। सीट हाइट आइडियल है और सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ बहुत अच्छी बोल्स्टरिंग है और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो शेप है सीट्स की ये भी बहुत प्रीमियम है और ऐसा लगता है आपको देख करके इसे कि आप बहुत ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। स्टीयरिंग जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है और फ्लैट बॉटम है, फुली लेदर कवर्ड है, तो एक बहुत ही स्पोर्टी सा फील आता है आपको इसके पीछे बैठ करके। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप कुछ कंट्रोल्स देखेंगे तो ये जो ब्राइटनेस है इंस्ट्रूमेंट कंसोल की उसे कंट्रोल करता है। हेडलाइट कंट्रोल्स, ये वेट वेदर ड्राइविंग के लिए लाइटिंग कंट्रोल्स और ये फॉग लैंप्स और ये एसी कंट्रोल जो हैं ये भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। इस तरह से आप फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे पूरी तरह से राइट में ले जाएंगे तो फ्लो बंद हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बहुत ही टैक्टाइल, बहुत ही सॉलिड फील है यहाँ पर इन एसी कंट्रोल्स की। और यहाँ पर जो ऑडी का फेमिलियर वर्चुअल कॉकपिट जिसे हम सब लोग जानते हैं वो आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो व्यू जो है इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं और ये अपनी तरह के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, मुझे बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए। नीचे आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिलती है, राइट में स्पीडो, लेफ्ट में टैको और बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें उसे आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही यूजेबल किस्म का सिस्टम है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है लेकिन ये जो स्टीयरिंग है ये इलेक्ट्रिक नहीं है। एक और मेरी ये शिकायत है कि इस तरह की गाड़ियों में आपको जो स्टीयरिंग है ये इलेक्ट्रिक मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको ये काफ़ी बड़ी सनरूफ जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी वो मिलती है। यहाँ पे पैनोरामिक नहीं है लेकिन जो साइज़ है सनरूफ का ये काफ़ी अच्छा है और इसे आप इस तरह से वन टच कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेमलेस बड़े ही खूबसूरत ऑटो डिमिंग मिरर्स आपको नज़र आएंगे और ये लाइटिंग जो है ये देखिए किस तरह से फेदर टच है। एक टच कीजिए और लाइट जल जाएगी या बंद हो जाएगी, तो ये भी एक काफ़ी प्रीमियम टच यहाँ पर दिया गया है। आपको लाइट जो है वो किस तरह से चाहिए, हमेशा ऑन चाहिए या डोर ओपन के टाइम पे ऑन चाहिए, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों ही तरफ आपको वैनिटी मिरर्स मिलेंगे विद एलईडी लाइट्स और ड्राइवर साइड पर आपको टोल टिकट होल्डर भी नज़र आएगा। यहाँ पर भी डोर हैंडल है, पैसेंजर साइड पर भी एक डोर हैंडल है। और इसके अलावा अगर आप सेंट्रल पैनल देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। एक USB सॉकेट है, यहाँ पर आपके पास एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी है। ये यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी बड़ा ही प्रीमियम सा बटन मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल। ये थोड़ा एक ऑड कंडीशन है क्योंकि जनरली आप यहाँ पर ढूंढते हैं कि आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है ये 2 ज़ोन AC जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी सारे जो AC के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और ये ड्राइव सेलेक्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करने मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल मोड भले ही मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आप सस्पेंशन सेटअप नहीं कर सकते, केवल स्टीयरिंग और इंजन ट्रांसमिशन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ड्राइव सेलेक्ट है ये आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है और अलग अलग वेरिएंट्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो ये फीचर अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ ये सब कुछ आपको सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये जो गियर सेलेक्टर नॉब है ये मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है जिस तरह से फिनिश किया गया है। एक ग्लोबुलर इसका शेप है, ऊपर आपको लेदर मिलता है, नीचे सैटिन सिल्वर फिनिश और एस्ट्रॉनिक की ब्रांडिंग और इसे होल्ड करना बहुत ही आनंददायक अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको PRNDS के मार्किंग्स मिलेंगे। डी पर ला करके आप इधर अगर लेकर के जाएंगे तो मैनुअल मोड में चले जाएंगे और एक बार नीचे जाएंगे तो फिर S मोड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इस 8 इंच स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 8 इंच स्क्रीन जो है ये भी आपको हाई वेरिएंट्स में मिलती है, लोअर वेरिएंट्स में आपको ये पूरा सिस्टम नहीं मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और ये टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ पर नेविगेशन ज़रूर है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन ये कंट्रोल करने के लिए आपको ये MMI डायल जो है इसे ही चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुराना जो MMI इंटरफेस है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। और यहाँ पर एक और आपको मैं चीज़ बता दूँ
कि अगर आप व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ये जो बैकग्राउंड लाइटिंग है ये ऑन ऑफ या फिर ब्राइट करने के लिए मिलेगा। और ये लाइटिंग जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर पूरा पैनल देख रहे हैं ये बैकलिट है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है रात को। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रीमियम कुछ गाड़ियाँ जो आती हैं उनमें भी आपको ये इस तरह की लाइटिंग नहीं मिलती है। ये भी जो पैनल है अगर आपको भी नज़र आ रहा होगा तो बहुत ही डिमली लिट ब्लू लाइट आपको नज़र आएगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। हालांकि यहाँ पर लाइट के कलर्स आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है और इस गाड़ी के इंटीरियर को एक बड़ा ही प्रीमियम टच देता है, ख़ास तौर पर रात को। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पार्किंग ब्रेक नज़र आएगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। और ये जो डायल यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी एक और ख़ासियत ये है कि हैंड राइट रिकग्निशन के लिए काम आता है और यहाँ से आप हैंड राइटिंग रिकग्निशन यूज़ करके आपका जो डेस्टिनेशन है उसे इनपुट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये ऑडी फ़ोन बॉक्स भी नज़र आएगा जहाँ पर आप अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली और कुछ हद तक यहाँ पर थोड़ा सा जो एंटीना है उसके साथ मिलकर रिसेप्शन भी बेहतर मिलता है। यहाँ पर आपको एक और USB चार्जर मिलेगा और एक ऑग्स इन का इनपुट भी नज़र आएगा। ये आर्मरेस्ट जैसा आप देख रहे हैं ये हाइट के लिए एडजस्टेबल है और उसके साथ ही ये स्लाइडिंग भी है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये यहाँ पर आपका एक ग्लव बॉक्स है जहाँ पर आपको डिस्क प्लेयर के साथ साथ 2 SD कार्ड स्लॉट्स भी मिलते हैं। इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई कूलिंग नज़र नहीं आ रही है, बट यहाँ पर साइज़ जो है एक प्रीमियम गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। ओवरऑल जो क्वालिटी है यहाँ पर मटेरियल्स की अगर आप देखेंगे, देखिए ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स है। इसके अलावा ये जो इनले है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे के प्लास्टिक्स कुछ हार्ड है लेकिन ये टोटली स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ये कुछ जगह पर जैसे ये डोर पैनल्स पर थोड़े से और सॉफ्ट हो सकते थे। इसके अलावा अंदर जो मटेरियल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, एक सॉलिड फील आपको आता है जैसा हर एक ऑडी में आप पाएंगे। जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर ये AC वेंट जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बहुत ही फंक्शनल है, 6 एयरबैग्स हैं, सेफ्टी के लिहाज से आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल यहाँ बैठ करके आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी आपको बहुत अच्छे से रैप अराउंड कर रही है। यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो एक बड़ी ही प्रीमियम बड़ी स्पोर्टी सी फील आपको आती है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेड पेडल नज़र आएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए भी आपको काफ़ी आराम रहता है। अब अगर मैं शिकायत की ही बात करूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं मिल रही हैं तो ये डेफिनेटली बड़ी शिकायत का विषय है। टच स्क्रीन आपके पास नहीं है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे जो डायरेक्ट बटन्स होते हैं ड्राइविंग करते वक्त वो सेफ्टी के तौर पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स मेन्यूज़ हैं तो वो मेरे हिसाब से सेफ्टी को बाधित करता है। और ये MMI सिस्टम जो है ये काफ़ी एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया था, पहले अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी यहाँ पर टच स्क्रीन की। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर कोई शिकायत करने जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि कूल्ड ग्लव बॉक्स हो गया या फिर रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप या फिर वेंटिलेटेड सीट्स जो कि आजकल बहुत सस्ती गाड़ियों में भी आने लगे हैं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह की प्रीमियम गाड़ियाँ भी ये फीचर्स देना शुरू करें। चलिए हम लोग पीछे बैठ के देखेंगे कि क्या इस रिलेटिवली छोटी गाड़ी में पीछे सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं है। अब देखिए आगे की तरह पीछे भी ऊपर वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट टू टच है, लेकिन नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे। ये जो टच पॉइंट है ये सॉफ्ट है और यहाँ पर भी आपको ये ग्रे इनलेस के साथ एक क्वालिटी इनले नज़र आएगा। डोर पुश जो है ये सैटिन सिल्वर है और यहाँ पर एक बड़ी बॉटल रखने के लिए सफिशिएंट जगह है। डोर काफ़ी चौड़ा खुलता है। अब रूफ़ चूँकि पीछे की तरफ स्वेप्ट डाउन है, तो आप में से जो ज़्यादा कद के लोग हैं उन्हें शायद ऐसा लगे कि जब अंदर घुस रहे हैं तो हेड ज़रा ब्रश हो रहा है। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है, तो अगर आप ऊँचे कद के हैं तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा अंदर घुसते वक्त। उसके अलावा ये जो सीट है इसमें अंडर थाई सपोर्ट और ज़रा बेहतर हो सकता था, लेकिन नी रूम यहाँ पर सफिशिएंट है, इसमें मेरे ख्याल से कोई शिकायत करने जैसी बात नहीं है। ये जो बैक रेस्ट है ये ज़रा सीधा है, तो मेरे ख्याल से ये अगर थोड़ा और रिक्लाइंड होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है और ये जो सीट बैक का एंगल है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा और बेहतर हो सकती थी। फ्रंट सीट के पीछे आपको ये मैगज़ीन होल्डर्स मिलेंगे। पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है, तो ये एक और ऐसी फीचर है जो यहाँ पर मिसिंग है। 2 USB स्लॉट्स हैं, लेकिन दोनों ही USB टाइप C है, प्रॉपर USB स्लॉट्स नहीं है। और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट यहाँ पर मौजूद है जिसे आप कन्वर्ट करके एक USB पावर आउटलेट बना सकते हैं। अब हेडरूम जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अप टू 6 फीट यहाँ पर आप बैठ सकेंगे। आपका हेड ऊपर ब्रश नहीं करेगा। उससे लंबे लोगों के लिए ये हेडरूम शायद ज़रा कम पड़े, लेकिन जनरली सफिशिएंट है। और बीच में आपको मिलता है ये एक काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स और यहाँ पर ये कुछ हद तक एडजस्टेबल भी हैं। यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस नहीं है।
और पीछे आपको मिलेंगे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स और एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तो ये मेरे ख्याल से एक और अच्छा फीचर है। इसके अलावा आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं और ये बीच वाली जो सीट है ये ज़रा रेज्ड है, यहाँ पर आपको एक बड़ा हम्प भी नज़र आएगा। तो ये बीच वाली सीट जो है ये बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। जो इधर और उधर यानी कि साइड वाली सीट्स हैं ये बहुत अच्छे से कॉन्टोर्ड हैं, बकेट सीट्स हैं प्रॉपर, तो बहुत कंफर्टेबल भी हैं। और इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है, इसकी राइड क्वालिटी है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचे कद के नहीं हैं तो यहाँ 2 लोग आराम से लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये 2 रीडिंग लाइट्स मिलेंगी और पीछे आपको किसी तरह के कोई हैंडल्स नज़र नहीं आएंगे। जो विंडो लाइन है ये रिलेटिवली छोटी है, लेकिन ये छोटा एक जो पैनल है पीछे ये थोड़ी और लाइट अंदर आने देता है। शोल्डर लाइन जो है ये काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ज़रा स्पेस जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड है, लेकिन ओवरऑल स्पेस के मामले में ये गाड़ी ठीक ठाक है। ये सीट बैक अगर ज़रा और रिक्लाइंड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक कोट हुक यहाँ पर आपको नज़र आएगा और सामने वाले ड्राइवर की सीट के लिए मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी एडजस्टेबल है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस सीट नहीं है, बट ये गाड़ी भी ज़रा छोटी है। शिकायत के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल्दो कंफर्ट यहाँ पर ठीक ठाक है, कंप्लेंट वर्दी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट ज़रा और होता और ये जो बैकरेस्ट है ये रिक्लाइनिंग होता तो ज़रा और अच्छा होता। तो दोस्तों ये है ऑडी का Q2, एक बहुत ही ब्रॉनी या बहुत ही मस्कुलर SUV तो ये नहीं है और न ही ये एक प्रॉपर सॉफ्ट रोडर है जिसे कि आप बहुत ज़्यादा ख़राब हालात में लेकर के जा सकें, ख़राब रास्तों पर चला सकें। इसकी कीमत शुरू होती है 35 लाख रुपीज़ से और जाती है 49 लाख रुपीज़ तक। और आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो मेरे ख्याल से जो इसका एंट्री पॉइंट है 35 लाख रुपीज़ का, वो इसे एक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल गाड़ी बनाता है अगर आपको जर्मन ब्रांड्स के अंदर एंट्री चाहिए तो। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि अगर आप साइज़ को और इमेज को एक तरफ रख दें तो ये गाड़ी बहुत ही वेल इक्विप्ड है। यहाँ पर आपको क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, एक 2 लीटर का बड़ा ही पोटेंट इंजन मिलता है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव है। कुछ गाड़ियों का सीट ऑफ पैंट्स एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको उन गाड़ियों का कायल बना देता है और ये जो गाड़ी है ये उन गाड़ियों में से एक है। आप इसे चलाएँगे और ख़ास तौर पर अगर आप इसे घुमावदार रास्तों पर चलाएंगे, थोड़ा सा स्पिरिटेड तरीके से, ज़रा एंथुसियास्टिकली चलाएंगे तो आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ और गाड़ियाँ भी हैं, कुछ SUVs हैं जो इस सेगमेंट में अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल से नया Q3 भी अगले साल आने वाला है, नई A3 भी आने वाली है, तो कुछ और ऑप्शंस आपके पास होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो गाड़ी है आप में से उन लोगों के लिए है जिन्हें एक फ़न टू ड्राइव कार चाहिए और इस कीमत में 35 लाख रुपीज़ जहाँ से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है। मेरे ख्याल से इसका जो ड्राइव ट्रेन है, इसका जो शैसी है, इसका जो इंजन है, इसका जो ट्रांसमिशन है और जिस तरह से ये गाड़ी बिहेव करती है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर आपको एक अच्छी ड्राइव चाहिए, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील एक बड़ा ही अच्छा फील चाहिए, तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा रास आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके ऑडी Q2 से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश कर पाया, वो जवाब आपको मिले। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल बाकी रह गए तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में डालने से पहले हिचकिचाइए मत। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सवाल का जवाब मैं पर्सनली दूँ। एक और मेरी दरख्वास्त है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करते हैं, हमारे बारे में उन्हें सूचित कीजिए। यूट्यूब जो है वहाँ पर हमारी रीच जो है वो कुछ कारणवश मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमारे वीडियो ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं इसके लिए या क्यों बहुत ज़्यादा रीच हमें नहीं मिल रही है। लेकिन आप हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बता करके। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।